दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 6 जिसका नाम है 3 वर्ग। दोस्तों इसके पहले के भागों में हमने अध्ययन किया था इस पूरे अध्याय के बारे में और इसका जो हमारा केंद्र बिंदु था अध्ययन का वो थे 3 वर्ग। 3 वर्ग यानी कि जो पादरी वर्ग था, अभिजात वर्ग था और कृषक वर्ग था जो हमारे अध्ययन का केंद्र रहे हैं। और इसमें हमने देखा था कि जो हम ये 3 अध्याय पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8, ये तीनों एक ही इकाई है। इसका नाम हमने बदलती परंपराओं के नाम से ये इकाई हमने शुरू की थी। और इस भाग में हमने मुख्य रूप से जो मध्यकालीन यूरोप है और उसमें जो प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था थी और उसके जो 3 आधार स्तंभ थे उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने इस अध्याय में ये भी देखा था कि किस प्रकार इन तीनों जो वर्ग थे, ये जो तीनों वर्ग थे, इनके संबंधों ने पूरे मध्यकालीन इतिहास को, पूरे यूरोप के इतिहास को किस प्रकार से प्रभावित किया था, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने इनके आपसी संबंधों के बारे में चर्चा की थी और इसके अलावा ये देखा था कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से 14वीं सदी में के आसपास आकर एक ऐसा संकट खड़ा होता है जिसकी वजह से ये सामंतवाद हमें समाप्त होता हुआ दिखाई देता है और एक आधुनिक काल की आहट हमें सुनाई देती है। तो इस पूरे अध्याय में हमने ये अध्ययन किया था जो सामंतवाद से शुरू हुआ था, लेकिन उस सामंतवाद के पतन तक का जो पूरा काल था और कौन कौन से कारक उसके लिए जिम्मेदार थे, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम बात करेंगे इस अध्याय के जितने भी तमाम तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें हमने आपके लिए 4 प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं। एक तो आपके लिए इसमें हमने शामिल किया है आपके लिए बहुचयनात्मक प्रश्न शामिल किए हैं। इसके अलावा आपके लिए अति लघुतरात्मक प्रश्न शामिल किए हैं, लघुतरात्मक शामिल किए हैं और इसके अलावा निबंधात्मक प्रश्न शामिल किए हैं। हमेशा की तरह याद रखिए जो शुरू के दोनों प्रश्न हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं उनमें केवल हम आपको तथ्यों की जानकारी देते हैं और इसके बाद के जो प्रश्न हैं यानी लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न, उनमें हम आपको कुछ यहाँ मुख्य बिंदु देते हैं जिन्हें आपको अपने उत्तर में शामिल करना होता है। लेकिन उत्तर लिखने का जो तरीका है वो आपका अपना हो सकता है और आपको केवल जो बिंदु यहाँ दिए गए उन्हें अपने उत्तर में शामिल करना होता है। इसी वजह से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 3 वर्गों में सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा, शब्द याद रखिए, इसमें नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। कौन सा 3 वर्गों में शामिल नहीं है। आपको पता है कि हमारे इस पूरे अध्याय का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, 3 वर्ग। तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास है पादरी, अभिजात, कृषक या नगरवासी। आइए देख लेते हैं उत्तर क्या है। इसका उत्तर ऑप्शन द यानी नगरवासी। आपको पता है दोस्तों ये जो 3 वर्ग हुआ करते थे इसमें पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग शामिल थे। सबसे ऊपर पादरी वर्ग हुआ करता था, दूसरे स्थान पर अभिजात वर्ग हुआ करता था जो कि भूमि का मालिक होता था या जमींदार होता था हम कह सकते हैं, और इसकी जो भूमि थी वो मैनर कहलाती थी और इसका भूमि पर पूर्ण नियंत्रण इसी वर्ग का था, अभिजात वर्ग। हालांकि ये जो वर्ग था ये राजा के प्रति, अपने लॉर्ड के प्रति, जो राजा को ये लॉर्ड कहते थे तो उसके प्रति ये वफादार होते थे, उसके प्रति जिम्मेदार होते थे। और जो तीसरे नंबर पे जो वर्ग था वो था कृषक वर्ग, जिसकी सबसे दयनीय स्थिति हम इस पूरे अध्याय में हमने देखा था कि वो एक तरह से गुलामों की स्थिति थी, एक दासों की स्थिति कृषकों की हुआ करती थी। लेकिन जो नगरवासी वाला जो ऑप्शन है, नगरवासी जो है इसमें शामिल नहीं है। इन तीनों वर्गों में नगरवासी को हम शामिल नहीं करते हैं। नगरवासी हालांकि एक चौथा वर्ग हमने पढ़ा था इस अध्याय में, चौथा वर्ग भी बना था नगरवासी, लेकिन वो इन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है। नगरवासी एक ऐसा वर्ग था जिसने इन तीनों वर्गों की जो स्थापित व्यवस्था थी, जिसे हम सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, उसके लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर दी थी इसने। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, नगरवासी द। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्फ क्या है। याद रखिए सर्फ क्या है। आपके पास ऑप्शंस है बंधक कृषक, स्वतंत्र कृषक, नाइट या पादरी। देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन अ यानी कि बंधक कृषक। आपको पता है दोस्तों जो तीनों वर्गों में जो तीसरा वर्ग हुआ करता था जिसकी जनसंख्या सबसे बड़ी थी लेकिन वो सबसे कम शक्तिशाली था, उसके पास अधिकार बहुत कम थे, वो था कृषक वर्ग। और कृषक वर्ग जो वर्ग था वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का था। एक तो स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे और दूसरे हुआ करते थे बंधक कृषक। बंधक कृषकों को ही सर्फ कहा जाता था क्योंकि ये जो सर्फ शब्द है ये इंग्लिश की टू सर्व जो वर्ड होता है उससे बने। टू सर्व यानी सेवा करना। तो ये जो कृषक वर्ग हुआ करता था इसका मुख्य काम था अपने से जो ऊपर वाले दोनों वर्ग थे यानी पादरी वर्ग और जो अभिजात वर्ग थे उनकी सेवा करना इसका मुख्य काम था और ये उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पूरी तरह से इसी वर्ग पर हुआ करती थी। लेकिन इसमें जो बंधक कृषक थे उन्हें ही हम सर्व कहते हैं क्योंकि ये वर्ड टू सर्व यानी सेवा करने से ही बना हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3।
पोप का निवास स्थान था। पोप यानी कि जो कैथोलिक चर्च होता था उसका जो प्रमुख होता था, उसका जो प्रमुख धार्मिक गुरु होता था, उसे हम क्या कहते हैं? पोप कहते हैं, याद रखिए। ईसाई जगत का जो धर्म गुरु है उसे पोप कहा जाता है और ये सर्वोच्च संस्था मानी जाती है ईसाई धर्म की। और देखते हैं इसका निवास स्थान पूछ रहे हैं आपकी, वो कहाँ रहता था? वो रोम, ऑप्शन आपके पास है रोम, वेनिस, पेरिस या लंदन। ये 4 शहरों के नाम आपको दिए गए हैं। इनमें से कौन सा शहर था जहाँ की पोप रहते थे? आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन अ यानी रोम। दोस्तों आजकल जो है इटली जो है उसकी राजधानी रोम है और रोम जो है वो पोप का निवास स्थान था और आज भी जो रोम है वही पोप का निवास स्थान माना जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। ईसाई धर्म आपको पता है, ये पूरा जो अध्याय है हमने देखा था कि किस प्रकार 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच ईसाई धर्म का एक विशेषकर रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी ईसाई धर्म काफ़ी फला फूला था और पूरे यूरोप का एक धर्म बन चुका था ये ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म की बात करें तो इसका जो प्रमुख त्यौहार कौन सा हो सकता है? हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर है, ईद, दीपावली, नवरोज या क्रिसमस। कौन सा त्यौहार जो है वो ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है? आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन द यानी क्रिसमस। दोस्तों हमने देखा था कि जो रोमन साम्राज्य था उसकी स्थापना से पहले या उसके बाद भी, उसकी स्थापना के बाद भी जो ईसाई जगत था वो मुख्य रूप से वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी अपनी कुछ परंपराएं हुआ करती थी। लेकिन जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, ईसाई धर्म की स्थापना हुई और रोमन साम्राज्य ने इससे अपना एक राज्य धर्म घोषित कर दिया, तो इसके बाद ईसाई धर्म था जो पुरानी परंपराओं पे हावी हो गया। जो पूर्व रोमन साम्राज्य की जितनी परंपराएं थी उन पर यह हावी हो गया था और वो जो सभी परंपराएं थी धीरे धीरे वो लुप्त होती गई और उनके स्थान ले लिया था ईसाई त्योहारों ने, ईसाई तिथियों ने। हमने अध्ययन किया था। तो इसमें जो सबसे प्रमुख त्यौहार होता था ईसाइयों का वो था क्रिसमस, जो कि ईसा मसीह का जन्म दिवस माना जाता है और इस त्यौहार ने सबसे बड़े त्यौहार के रूप में शक्ल इख्तियार कर ली थी। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर हुआ वो है क्रिसमस। इसके अलावा एक और था त्यौहार मुख्य, वो ईस्टर हुआ करता था, वो भी ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अब हम लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों को। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में सबसे पहले बात करते हैं फीव किसे कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फीव। अगर आपने ध्यान से बिल्कुल ढंग से अध्ययन किया होगा इस पूरे अध्याय का तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। फीव किसे कहा जाता है? आइए देख लेते हैं। दोस्तों फीव जो है वो लॉर्ड द्वारा नाइट को दिए जाने वाली भूमि अनुदान था। याद रखिए, जो लॉर्ड था वो नाइट को जो भूमि अनुदान देता था उसे कहा जाता था फीव। लेकिन याद रखिए, जो लॉर्ड को जो भूमि अनुदान मिलता था उसे हम क्या बोलते थे? मैनर। याद रखिए, एक तो मैनर होते थे और एक होता था ये जो हमने कहा फीव। दो तरह की भूमि अनुदान यहाँ है और दोनों ही क्या है? भूमि अनुदान है, अपने आप में क्या जागीर भूमि एक तरह से है। तो मैनर जो हुआ करती थी वो तो लॉर्ड की भूमि हुआ करती थी और जो फीफ होती थी वो किसकी भूमि होती थी? वो नाइट को जो भूमि अनुदान दिया जाता था उसके लॉर्ड्स के द्वारा, उसे हम फीफ कहते हैं। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और नाइट क्या होते थे? नाइट दोस्तों ये होता था कि जो मध्यकाल था उसमें क्या हुआ कि जब अत्यधिक युद्ध होने लगे, छोटी मोटी लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई थी युद्ध यूरोप के इतिहास में, तो उस समय क्या हुआ कि एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता हुई जो नियमित सैनिक के रूप में काम कर सकें। तो नियमित योद्धाओं के रूप में हमारे सामने जो वर्ग, एक नया वर्ग आता है, वो वर्ग क्या कहलाता है? नाइट वर्ग कहलाता है। और ये अपने लॉर्ड के प्रति वफादार होते थे। हालांकि ये अपने लॉर्ड की जो भूमि थी फीफ वगैरह उस पर खुद भी काम किया करते, लेकिन आगे जाके देखते हैं ये काफ़ी प्रभावशाली वर्ग हो गया था। तो ये फीफ क्या है? ये नाइट को दी जाने वाली एक अनुदान भूमि है, अनुदानित भूमि है। अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, ईस्टर क्या है? ईस्टर देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ईस्टर जो है वो है ईसा मसीह के सूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। याद रखिए, ईसा मसीह के सूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक जो त्यौहार है उसे हम ईस्टर कहते हैं। हमने देखा था कि यहाँ जो रोमन साम्राज्य की समाप्ति के बाद ईसाई धर्म पूरे यूरोप में स्थापित हो गया था और उसकी वजह से जो पुरानी रोमन परंपराएं थी या रोमन साम्राज्य की स्थापना से पहले की जितनी भी परंपराएं थी यूरोप के अंदर, वो सब समाप्त होने लग गई थी और उनका स्थान जो था वो ईसाई धर्म ने ले लिया था। और ईसाई धर्म के जितने भी त्यौहार और तिथियां थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी बजाय जो पूर्व रोमन परंपराएं थी उनसे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण त्यौहार ईस्टर भी था और इसके अलावा हम देखते हैं कि क्रिसमस भी एक प्रमुख त्यौहार था ईसाइयों का। तो ये दो प्रमुख त्यौहार है। याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि ईसाइयों के दो प्रमुख त्योहारों के नाम लिखिए तो हम बता सकते हैं, एक तो क्रिसमस और दूसरा है ईस्टर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। 14वीं सदी में यूरोप में फैलने वाली महामारी का नाम क्या था?
तो याद रखिए 14वीं सदी में कौन सी महामारी यूरोप में फैली थी, हमने अध्ययन किया था अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। 14वीं सदी में यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, जिसे प्लेग के नाम से भी आमतौर पर जाना जाता है। प्लेग जो कि चूहों से होती बीमारी है, तो ब्यूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, जिसे कि ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। याद रखिए इसका एक दूसरा नाम भी है ब्लैक डेथ। तो अगर आप ब्लैक डेथ नाम भी लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन इसका बिल्कुल जो सही नाम आपको लिखना है वो है ब्यूबोनिक प्लेग। तो ब्यूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी 14वीं सदी में फैली थी और इसकी वजह से हमने देखा था कि यूरोप की एक बहुत बड़ी जनसंख्या समाप्त हो गई थी। लगभग 20 से 40% जो जनसंख्या थी वो इससे प्रभावित हुई थी और लगभग समाप्त हो चुकी थी। 20 से 40% जो जनसंख्या थी यूरोप की वो समाप्त हो चुकी थी, ऐसा हमने देखा था। और इसकी वजह से जो पूरा आर्थिक और सामाजिक ढांचा था वो किस तरह से प्रभावित हुआ था, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो याद रखिए ब्यूबोनिक प्लेग जो थी वो 14वीं सदी में यूरोप में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जर्मन शब्द फ्यूड से क्या तात्पर्य है? फ्यूड, याद रखिए फ्यूड से क्या तात्पर्य है? जर्मन शब्द फ्यूड से क्या तात्पर्य है? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। जर्मन शब्द फ्यूड जो है उसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा, एक भूमि का टुकड़ा। तो ये जो फ्यूड शब्द है इसी से क्या बना है? फ्यूडलिज्म बना है, यानी कि सामंतवाद जो शब्द है वो यहीं से आया। तो पूरी तरह से जो सामंतवाद था उसके केंद्र में भूमि पर अधिकार करने की इच्छा ही उसके केंद्र में थी, और जिस भी वर्ग का इस पर अधिकार था वो वर्ग सबसे शक्तिशाली माना जाता था। आपने देखा विशेषकर जब रोमन साम्राज्य पतन हो गया तो इसकी वजह से कई छोटे छोटे जो साम्राज्य, छोटे छोटे राज्य बने और उनमें आपस में भूमि पर नियंत्रण को लेकर कई तरह की लड़ाइयाँ, कई तरह के युद्ध हुए। तो इस काल में आकर मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि जो भूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और भूमि पर नियंत्रण करना ही शासक वर्ग का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। इसकी वजह से एक सामंतवाद का उदय होता है, क्योंकि सामंतवाद क्या था? एक तरह से मध्यकालीन यूरोप की एक ये सोच है, मध्यकालीन विचारधारा मानी जाती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि उस काल विशेष में किस तरह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध थे इन तीनों वर्गों के बीच, वो सामंतवाद कहलाता है। तो एक फ्यूड का फिलहाल यहाँ अर्थ क्या है? भूमि का एक टुकड़ा फ्यूड कहलाता है। तो भूमि पर नियंत्रण करना ही सामंतवाद का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। पोप लियो तृतीय ने किस फ्रांसीसी शासक को रोमन सम्राट की उपाधि दी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। पोप लियो तृतीय, आपको पता है पोप जो होता था वो ईसाई जगत का धर्मगुरु है, सर्वोच्च धार्मिक नेता माना जाता था, और उसने किस फ्रांसीसी शासक को रोमन सम्राट की उपाधि दी थी? देखते हैं इसका उत्तर दोस्तों। वो फ्रांसीसी शासक थे शॉर्लमैन। कौन से थे वो शासक? शॉर्लमैन, जिनको कि पोप तृतीय ने रोमन सम्राट की उपाधि दी थी, क्योंकि जो फ्रांस था, सबसे पहले जो फ्रांस था उसने ही, हमने देखा कि वहीं सामंतवाद सबसे ज़्यादा फैलता है। तो जो पोप ने इन्हें, जब शॉर्लमैन को रोमन सम्राट की उपाधि दी तो पूरी तरह से जो ईसाई जो धर्म था वो पूरे यूरोप के अंदर फैल गया था। तो शॉर्लमैन का नाम याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं फ्रांस के। अब लेते हैं दोस्तों हम लघुत्रात्मक प्रश्नों को। लघुत्रात्मक प्रश्नों में पहला ही प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामंतवाद का परिचय दीजिए। दोस्तों पूरे अध्याय में सामंतवाद के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना है, क्योंकि सामंतवाद एक तरह से सामंतवाद ही आधार है इसका। ये पूरा जो अध्याय हम पढ़ते हैं, सामंतवाद की वजह से ही वो तीनों वर्ग निकल के सामने आते हैं हमारे पास, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, और इनके जो आपस के जो संबंध है उसकी वजह से जो व्यवस्था उत्पन्न होती है वो सामंतवाद है। तो सामंतवाद का परिचय, सामंतवाद के बारे में हमें कम से कम पता होना चाहिए, सामंतवाद होता क्या है। सामंतवाद का परिचय, तो ये क्या है? हमने जैसा भी पढ़ा देखा था कि मध्यकालीन यूरोप की एक तरह की मध्यकालीन विचारधारा है। ये मध्यकालीन यूरोप की विचारधारा है। मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक व सामाजिक संबंधों के बारे में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो क्या है? सामंतवाद है। याद रखिए, थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है। तो मध्यकालीन यूरोप में जो आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों के बारे में जो शब्द प्रयुक्त होता था उसे हम सामंतवाद कहते हैं, जो कि जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा, और एक ऐसे समाज को इंगित करता है। याद रखिए, एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस में, बाद में इंग्लैंड में और उसके बाद दक्षिणी इटली में विकसित हुआ था। शुरुआत में ये सबसे पहले फ्रांस में विकसित हुआ था सामंतवाद, उसके बाद इंग्लैंड में गया और उसके बाद दक्षिणी इटली। तो यहाँ शुरुआत में ये, उसके बाद ये संपूर्ण यूरोप में फैल गया। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो इन जगहों पर ये सामंतवाद हमें अधिक विकसित रूप में दिखाई देता है, सामंतवाद। इसके अलावा जो सामंतवाद का अर्थ अगर हम आर्थिक संदर्भ में देखें तो भी आपको लिखना है, आर्थिक, अपने उत्तर में आपको आर्थिक संदर्भ में इसका अर्थ लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक संदर्भ में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर।
ये उस कृषि उत्पादन को इंगित करता है। सामंतवाद शब्द आर्थिक संदर्भ में उस कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत व कृषकों के आपसी संबंधों को दिखाता है। सामंत और उसके जो कृषक हुआ करते थे उनके आपसी संबंध किस तरीके से थे, और उनके केंद्र में क्या था, उनके केंद्र में था ये कृषि उत्पादन, उसको दिखाता है सामंतवाद का अर्थ। इसके अलावा संक्षेप में अगर हम कहें तो सामंतवाद यूरोप में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पन्न हुआ था। याद रखिए, ये 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 11वीं सदी के अंत में ये शब्द उत्पन्न हुआ था, और इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर आधारित था। ये 3 पहलू याद रखिए, ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर आधारित एक तरह की व्यवस्था थी सामंतवाद। तो देखिए, जो प्रश्न में आपको जो लघुत्रात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्न हमने बता दिया आपको कि मुख्य रूप से जो बिंदु आपको शामिल करने हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के रूप में आपको बता दिए जाते हैं कि कौन कौन से बिंदु अपने उत्तर में शामिल करें, और उत्तर का जो लेखन है वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो बिंदुवार लिख सकते हैं, चाहे आप उसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं, कैसे भी लिखें, लेकिन ये जो तथ्य हैं, ये जो बातें हैं जो यहाँ बताई जा रही है वो जरूर आपको अपने उत्तर में शामिल करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकाल में अभिजात वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। मध्यकाल, और विशेषकर हम यहाँ बात करें मध्यकालीन यूरोप की बात कर रहे हैं। यहाँ जो हम मध्यकाल लिख रहे हैं वो भारतीय मध्यकाल के बारे में बात नहीं, केवल ये बात है क्योंकि हमारा जो अध्याय 6 है उसमें मुख्य रूप से हम यूरोप की बात कर रहे हैं। तो मध्यकालीन यूरोप में जो अभिजात वर्ग हुआ करता था, अभिजात वर्ग जो हुआ करता था उसकी भूमिका का वर्णन करना है कि वो किस तरह की भूमिका निभाई उसने मध्यकाल में, और किस प्रकार उसकी जो पूरी व्यवस्था बनी थी मध्यकाल में उसके केंद्र में किस तरह से अभिजात वर्ग था। देखते हैं। देखिए, ये जो अभिजात वर्ग होता था ये दूसरा प्रमुख वर्ग था, क्योंकि 3 प्रमुख वर्ग हमने देखे थे, पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग। जो तीनों वर्ग थे उसमें दूसरा प्रमुख वर्ग हुआ करता था, और सबसे प्रमुख वर्ग जो पहला वर्ग कौन था, वो पादरी था। हालांकि ये दूसरा वर्ग था, लेकिन क्योंकि इसका भूमि पर नियंत्रण था इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति थी इसकी, सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति किसकी थी, इसी की, क्योंकि इसका भूमि पर नियंत्रण था। और हमने देखा कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तो भूमि पर नियंत्रण को लेकर सारी लड़ाइयां चल रही थी, और भूमि पर नियंत्रण स्थापित करना ही सबका अंतिम उद्देश्य बन चुका था। और क्योंकि इसका भूमि पर नियंत्रण था इसी वजह से इसकी सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति बन गई थी, किसकी, अभिजात वर्ग की। तो याद रखिए, इसकी भूमिका यह थी, सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति थी क्योंकि ये भूमि पर नियंत्रण रखता था। अब इसमें और इस पूरी व्यवस्था में अभिजात वर्ग की जो व्यवस्था थी वो क्या कहलाती थी, वो कहलाती थी वेस्लेज प्रथा। याद रखिए, उसे क्या बोलते हैं, वेस्लेज प्रथा। अगर आपसे अलग से प्रश्न भी पूछा जाता है तो भी इसके बारे में आपको बताना कि वेस्लेज प्रथा क्या हुआ करती थी। दोस्तों, एक तरह से ये क्या था, ये एक तरह से पदानुक्रम हुआ करता था। ये जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो राजा था, जो राजा के अधीन कौन हुआ करते थे, भूस्वामी हुआ करते थे, जिन्हें हम अभिजात वर्ग कह सकते हैं, और उसके अधीन कौन होते थे, कृषक। तो ये जो व्यवस्था थी पदानुक्रम वाली, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे वेस्लेज प्रथा कहते हैं। इसका मतलब था कि जो बड़े भूस्वामी थे और अभिजात वर्ग जो थे वो किसके अधीन थे, राजा के अधीन हुआ करते थे। जो बड़े भूस्वामी या जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे वो राजा के प्रति वफादार थे, राजा के प्रति उसके अधीन हुआ करते थे और उसी के प्रति जिम्मेदार थे, और उसे अपना लॉर्ड कहते थे। तो ये जो अभिजात वर्ग क्या बोलते थे, इसको राजा को लॉर्ड कहा करते थे। लेकिन ये जो नीचे का जो कृषक वर्ग है ये किसे अपना लॉर्ड मानता था, ये इस भूस्वामी वर्ग को अपना लॉर्ड मानता था। तो इस तरह से ये एक पदानुक्रम वाली व्यवस्था थी जिसमें सबसे नीचे कृषक हुआ करते थे, उसके ऊपर भूस्वामी या फिर अभिजात वर्ग हुआ करते थे, और सबसे ऊपर इस व्यवस्था में राजा होते थे। तो ये जो प्रथा थी ये क्या कहलाती थी, वेस्लेज प्रथा कहलाती थी। अब वेस्लेज प्रथा की भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि वेस्लेज प्रथा की विशेषताएं बताइए, तो कोई 2 या 3 विशेषताएं यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो अभिजात वर्ग था ये इस वेस्लेज प्रथा के अंतर्गत ये राजा को स्वामी मानता था। हमने बताया आपको, ये राजा को स्वामी मानता था तथा दोनों आपस में वचनबद्ध थे। यानी राजा जो था इसकी सेवा के लिए वचनबद्ध था, इसकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होता था, और जो ये जो अभिजात वर्ग हुआ करते थे, जमींदार वर्ग हुआ करते थे, ये राजा के प्रति वफादार थे और राजा के प्रति सेवा करने के लिए तैयार थे, और उसके लिए राजा को न केवल सैनिक सेवा देते थे बल्कि उसके लिए जो उत्पादन वगैरह का जो हिस्सा था वो भी राजा को प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा जो लॉर्ड थे वो दास की रक्षा। अब लॉर्ड यहाँ जो शब्द है वो दोनों अर्थों में 2 जगह यूज हो सकता है। एक तो ये लॉर्ड जो शब्द है वो राजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। राजा के लिए लॉर्ड शब्द कौन इस्तेमाल करता था, जो अभिजात वर्ग था वो राजा के लिए लॉर्ड शब्द इस्तेमाल करता था। लेकिन जो नीचे कृषक वर्ग था वो किसके लिए लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल करता था, वो अपने ऊपर जो वर्ग था, जो अभिजात वर्ग होता था, भूस्वामी जो होते थे, हम यह कह सकते हैं जो अपने भूस्वामी थे, जिनकी जमीन पर वो खेती करते थे, कृषि करते थे, कृषक, उन्हें क्या कहते थे, लॉर्ड। तो यह 2 अर्थों में लॉर्ड शब्द इस्तेमाल हो सकता है।
तो जहाँ ये राजा के लिए इस्तेमाल होता था वहीं ये भूस्वामी के लिए भी लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो लॉर्ड हुआ करते थे, चाहे वो राजा हो चाहे भूस्वामी हो, वो अपने दास की रक्षा करता था, और दास जो था वो निष्ठावान होते थे। अब दास शब्द का भी दो अर्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वैसे तो जो दास वर्ड शब्द है वो केवल कृषकों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि लॉर्ड के संदर्भ में ये जो शब्द है ये मुख्य रूप से किसके लिए, एक तो भूस्वामी के लिए इस्तेमाल होता था, भूस्वामी या अभिजात वर्ग के लिए इस्तेमाल होता था, और दूसरा जो बात है ये दास शब्द कृषक के लिए इस्तेमाल होता था। याद रखिए, इन दोनों का जो आपसी संबंध है ये पूरी वेस्टलीज प्रथा का आधार माने जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि लॉर्ड शब्द भी दो रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और दास जो शब्द है वो भी दो अर्थों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो आपस में लॉर्ड और जो दास का संबंध था, इनकी जो वचन का जो तरीका था, उसके लिए क्या एक व्यापक रीति रिवाज का आयोजन किया जाता था, एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जब ये आपस में एक दूसरे के प्रति शपथ लेते थे, और वो चर्च में बाइबल की शपथ लेते थे। याद रखिएगा, चर्च में जाकर बाइबल की शपथ ली जाती थी। एक तरह से व्यापक समारोह आयोजित किया जाता था इनकी आपसी शपथ ग्रहण का। और यहाँ स्वामी द्वारा दास को भूमि पर लिखित अधिकार, जो स्वामी होता था, जो लॉर्ड होता था, वो अपने दास को लिखित रूप में अधिकार देता था जो भूमि थी उसके लिए। विशेषकर ये जो अधिकार दिए जाते थे ये भूस्वामी को दिए जाते थे, ना कि कृषकों को दिए जाते थे। अब अगर हम देखें कि उस समय के अभिजात वर्ग की क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त थे, सबसे ज़्यादा विशेषाधिकार अगर किसी वर्ग को प्राप्त थे तो वो थे अभिजात वर्ग को। खासकर अगर हम जमीनों की बात करें, भूमि की अगर हम बात करें, तो अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार क्या थे। एक तो अभिजात वर्ग का क्या था, अपनी संपत्ति पर स्थायी नियंत्रण था। याद रखिए, उसके बाद जो संपत्ति थी उस पर उसका स्थायी नियंत्रण माना जाता था, यानी उससे कभी वो संपत्ति छीनी नहीं जा सकती थी। दूसरी बात है कि ये सैन्य क्षमता, ये जो अभिजात वर्ग था ये अपनी सेना रख सकता था, ये अपने पास सैन्य क्षमता रख सकता था, और ना केवल सेना रख सकता था अपनी, बल्कि इसमें वो वृद्धि भी कर सकता था, इसमें बढ़ोतरी भी वो कर सकता था। तो जो इस अभिजात वर्ग के बाद जो सेना हुआ करती थी उसे हम सामंती सेना कहते हैं। याद रखिए, सामंती सेना जो अभिजात वर्ग के बाद जो सेना होती थी, और ये समय समय पर जब राजा को आवश्यकता पड़ती थी युद्धों में, तो ये सामंती सेना उसमें जाकर राजा की सहायता किया करती थी, और राजा की तरफ से ही सेना लड़ती थी। और इन जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे, जो भूस्वामी हुआ करते थे, इनके अपने न्यायालय हुआ करते थे, और इनकी अपनी मुद्राएं भी हुआ करती थी। याद रखिए, इनके अपने खुद के न्यायालय थे, और ये अपनी मुद्रा भी जारी कर सकते थे। तो इनके इतने ज़्यादा व्यापक विशेषाधिकार थे। इसके अलावा जो भूमि पर एक खास बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखिए, इनकी जो भूमि जो इन्हें अनुदान में मिलती थी, जो राजा जो इनका जो लॉर्ड था, इन भूस्वामी को जो भूमि इनको दान में देता था, उस भूमि पर ना केवल उस भूमि पर इनका अधिकार था, बल्कि उस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर भी उनका अधिकार था। तो एक तरह से उस भूमि पर रहने वाले जो व्यक्ति था और जो संपत्ति था वो उसके व्यक्तिगत अधिकार में आती थी। तो सभी व्यक्ति और संपत्ति पर इसका मालिकाना हक था। याद रखिए, जो भी व्यक्ति वहां बसे हुए हैं और जो संपत्ति वहां है उस पर इसका पूरा मालिकाना हक हुआ करता था। और इसके अलावा जो कृषक थे वो खेती और सैन्य सेवा अनिवार्य थी। जो अभिजात वर्ग के अधीन या भूस्वामियों के अधीन जो कृषक हुआ करते थे, किसान जो हुआ करते थे, उनके लिए एक तो खेती करना अनिवार्य था, वो अपनी लॉर्ड की भूमि पर खेती करते थे, और दूसरा था कि वो सैन्य सेवा, उन्हें पैदल सैनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और अभिजात वर्ग का जो घर था वो क्या कहलाता था, मैनर। याद रखिए, इसको बोलते थे मैनर। तो याद रखिए, मैनर के बारे में भी अलग से आपसे प्रश्न पूछे तो मैनर क्या होता है। तो मैनर जो है वो अभिजात वर्ग की जो भूमि है, उसकी जो जागीर है, उसे क्या कहा जाता था, मैनर कहा जाता था। अभिजात वर्ग की जागीर, जागीर भूमि, ये क्या थी, उसकी जागीर भूमि थी। तो मैनर के लिए अलग से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको अलग से प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि हम सभी प्रश्नों को यहाँ शामिल नहीं कर सकते, केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं। और कोशिश करते हैं कि जब हम प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करें तो हर तरह के प्रश्न आपको यहाँ समझा दिए जाएं, चाहे वो किसी प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न के बीच में भी अगर कोई शब्द आता है तो हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। याद रखिए, मैनर क्या है, अभिजात वर्ग की वो भूमि है, एक तरह से जागीर भूमि हुआ करता था ये। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भिक्षु तथा उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। भिक्षु शब्द देखिए, भिक्षु तथा उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि जो चर्च था, मुख्य रूप से जो चर्च हुआ करता था, चर्च या कैथोलिक चर्च की अगर हम बात करें तो उसमें हम मुख्य रूप से तीन संस्थाओं को हम शामिल करते थे। उसमें मुख्य रूप से तीन श्रेणियां आती थी। एक तो उसमें पोप हुआ करते थे, पोप,
उसके बाद बिशप हुआ करते थे, और उसके बाद उसमें पादरी हुआ करते थे। आपको पता है ये हुआ करते थे। तो ये मुख्य रूप से चर्च में शामिल थे। तो ये पोप सर्वोच्च धार्मिक गुरु होता था। लेकिन भिक्षु जो हुआ करते थे इनसे थोड़े अलग हुआ करते थे। हालांकि वो भी धार्मिक ईसाई धार्मिक श्रद्धालु हुआ करते थे, ईसाई धर्म के ही श्रद्धालु ये हुआ करते थे। ईसाई धर्म में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति ही हुआ करते थे और उसी तरह का काम करते थे जैसे कि हम पादरी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनसे अलग हैं ये। तो पादरी और इनमें भिक्षुओं में अंतर ये था कि जहाँ पादरी जो थे वो गाँव में या शहरों में लोगों के बीच रहकर धर्म उपदेश दिया करते थे, वहीं जो भिक्षु हुआ करते थे वो गाँवों से या नगरों से बहुत दूर एकांत में रहते थे। वो तो एकांत में रहते थे, जबकि पादरी जो था वो गाँव के समूह में रहते थे। इसके अलावा ये जो भिक्षु थे वो धार्मिक समुदाय के रूप में, इनका एक खुद का समुदाय होता था। उन्हें हम एबी कहते हैं या फिर उन्हें मॉनेस्ट्री कहा जाता था, याद रखिए। और कुछ प्रसिद्ध मठों के नाम, जब आप भिक्षु के बारे में लिखें और उसके कार्यों के बारे में लिखें तो कुछ प्रसिद्ध मठों के नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे इटली का सेंट बेनेडिक्ट जो मॉनेस्ट्री है उसके बारे में कह सकते हैं। इसके अलावा बरगंडी का क्लूनी जो मठ है उसका उदाहरण भी आप दे सकते हैं। तो याद रखिए ये ईसाई धर्म के श्रद्धालु थे, लेकिन ये एकांत में रहते थे, पादरियों के विपरीत एकांत में रहा करते थे। इसके अलावा जो इनके प्रमुख कार्य हैं उनमें अगर हम क्या बात करें तो प्रार्थना करना, एक तो जिस तरह से पादरी प्रार्थना करते थे उस तरह से ये भी प्रार्थना करते थे। इसके अलावा अध्ययन करना भी इनका काम था, अध्ययन का कार्य भी करते थे। और एक जो अलग चीज़ है जो कि पादरियों से विपरीत है और उनसे अलग बनाती है वो थे कृषि कार्य। ये कृषि और शारीरिक श्रम का कार्य भी करते थे, जबकि पादरी ऐसा कार्य नहीं करते हैं। कृषि का कार्य करते थे, यानी अपने खेतों पर ही कृषि करते थे। इसके अलावा शारीरिक श्रम भी करते थे। इसके अलावा जो एक खास बात है, पुरुष और स्त्री दोनों ही भिक्षु जीवन अपना सकते थे, जबकि हमने देखा था कि पादरी जीवन जो था स्त्रियां नहीं अपना सकती थी, केवल पुरुष ही अपना सकते थे। जबकि भिक्षु जो होते थे वो स्त्री पुरुष दोनों ही भिक्षु हो सकते थे। और हम देखते हैं कि जो पुरुष भिक्षु हुआ करते थे उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉन्क कहते हैं। और जबकि जो स्त्री भिक्षुणियाँ हुआ करती थी उन्हें कहा जाता नन। एक खास बात कि इनके विवाह पर प्रतिबंध था। हाँ, वो पादरियों के विवाह पर भी प्रतिबंध होता था और इनके विवाह पर भी प्रतिबंध था, यानी कि विवाह नहीं कर सकते थे ये। और कालांतर में हम देखते हैं कि जो मठों का जो आकार था काफ़ी बढ़ गया था और इसके अंतर्गत हमें कई तरह की इमारतें, कई तरह की जागीरें हमें देखने को मिलती है। इसमें भू जागीरें देखने को मिलती है, स्कूल तथा कॉलेज हमें देखने को मिलते हैं इन मठों के अंदर, और अस्पताल जैसी जो इमारतें हैं वो बन जाती है। तो जो इनका जो आकार था बाद में जाकर इनके आकार में वृद्धि हो जाती है। और इनका जो कला के विकास में भी इनके योगदान को हमने देखा था। और हमने देखा था कि एक आबेस हिल्डेगार्ड नाम का एक जो भिक्षु था उसने किस तरह से सामूहिक जो गायन होता है प्रार्थना का, उसका जो एक नया तरीका उसने ईजाद किया था। इसके अलावा एक और शब्द भी इन भिक्षुओं के लिए, एक और कैटेगरी थी, फ्रायर। भिक्षु ही हुआ करते थे ये, लेकिन इन्हें कहते हैं फ्रायर। और अंतर ये था, जहाँ भिक्षु एक स्थान पर रहकर धर्मोपदेश दिया करते थे, वहीं जो फ्रायर हुआ करते थे वो मठों में नहीं रहते थे बल्कि घूम घूम कर अपने उपदेश दिया करते थे। याद रखिए एक अंतर ये कि घूम घूम कर उपदेश देने का जो काम करते थे उन्हें हम फ्रायर कहते हैं। तो फ्रायर भी अलग से प्रश्न आपसे पूछा जाता है अगर अति लघुतरात्मक प्रश्न में कि फ्रायर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि वो भिक्षु जो कि घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रायर कहते हैं। और ये मुख्य रूप से दान पर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, जो दान इनको मिलता था उसी पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। और अंत में अपने उत्तर में आपको ये भी शामिल करता है कि इसकी आलोचना बाद में 14वीं शताब्दी जब आई तो इसकी आलोचना होने लग जाती है। और हम देखेंगे 14वीं शताब्दी का जो काल है वो हमें मुख्य रूप से यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत, सुगबुगाहट हमें दिखाई देती है। विशेषकर 15वीं शताब्दी के बाद वो काल माना जाता है आधुनिक काल की शुरुआत। लेकिन 14वीं शताब्दी में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो आधुनिक काल का इशारा करते हैं। और इसी काल में आकर इस मठवाद के जो उद्देश्य थे उनकी आलोचना, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मठ बने थे उस उद्देश्य से कहीं ना कहीं मठ भटक गए थे और इनमें भ्रष्टाचार आ गया था, तो इनकी आलोचना होने लगी थी। तो इंग्लैंड के हम जैसे एक उदाहरण यहाँ पर है, जो चौसर एक बहुत महान विद्वान है, इंग्लिश साहित्य के लेखक माने जाते हैं, उनकी जो रचना है कैंटरबरी टेल्स, उसमें ये मठवाद की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा याद रखिए बेनेडिक्टन जो मठ हुआ करते थे उन भिक्षुओं के लिए काफ़ी पुस्तकें हुआ करती थी, जिसमें उनके लिए हस्तलिखित पुस्तकें थी उस समय, क्योंकि अभी तक इस समय तक यूरोप के अंदर छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। इसी वजह से वो हस्तलिखित पुस्तकें हुआ करती थी, उनमें भिक्षुओं के लिए नियम लिखे होते थे। तो दोस्तों अब हम लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, मध्यकालीन यूरोप में तीसरे वर्ग के रूप में किसानों की दशा का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन यूरोप की बात हम कर रहे हैं और तीसरा वर्ग कौन था, वो कृषक वर्ग हुआ करता था। आपको पता है तीसरा वर्ग कौन था, कृषक वर्ग। तो उनकी दशा का वर्णन करना है, किस तरह की उनकी दशा थी, उनकी क्या भूमिका थी इस पूरी सामंतवादी व्यवस्था में, या मध्यकालीन यूरोप में उनकी क्या पूरी भूमिका हुआ करती थी।
तो देखिए तीनों वर्गों में सबसे बड़ा वर्ग था, पता है आपको, सबसे बड़ा वर्ग था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसकी थी, लेकिन ये सबसे कम शक्तिशाली था और इसके पास सबसे कम अधिकार हुआ करते थे। और पहले दोनों वर्ग, इसका जो मुख्य काम था वो क्या था, पहले दोनों वर्गों का ये भरण पोषण करता था। और ये जो वर्ग था इसको हम दो प्रकार के कृषक हुआ करते थे, एक तो स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे और दूसरे थे बंधक कृषक, जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्फ कहते हैं, याद रखिएगा। एक तो स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे और दूसरे बंधक कृषक हुआ करते। इनमें क्या अंतर था ये हम देखेंगे अभी। तो पहले बात करें स्वतंत्र कृषकों की। जो स्वतंत्र किसान थे वो क्या काम करते थे और उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे मध्यकालीन यूरोप में। स्वतंत्र कृषक की बात करें तो ये अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में, जो याद रखिए इसकी अपनी भूमि हुआ करती थी, लेकिन वहाँ उस भूमि पर जो काश्तकारी करता था, ये खेती करता था, वो अपने लॉर्ड के उसके लॉर्ड के अधीन करता था, याद रखिए। तो भूमि खुद की थी, लेकिन उस पर वो एक जो खेती करता था वो काश्तकार, किसके काश्तकार के रूप में खेती करता था, वो उसके अपने लॉर्ड के काश्तकार के रूप में खेती करता था। इसके अलावा जो पुरुष जो सैनिक हुआ करते थे, ये जो पुरुष किसान हुआ करते थे, इन्हें साल में कम से कम 40 दिन सैनिक सेवा देना अनिवार्य था इनके लिए। तो एक दूसरा कार्य भी था, ना केवल ये खेती करते थे बल्कि ये सैनिक सेवा देने का कार्य भी करते थे, और कम से कम 40 दिन, इन्हें वर्ष में 40 दिन सैनिक सेवा देनी पड़ती थी अपने लॉर्ड के लिए। इसके अलावा परिवार सहित ये जागीर पर श्रम करते थे। ये इनके जो परिवार के सदस्य थे, इनके अलावा जो स्त्री और बच्चे थे वो भी अन्य कार्य करते, जो इसके अलावा खेती के अलावा या जो सैन्य सेवा है उसके अलावा जो अन्य कार्य थे उस पर भी स्त्री और पुरुष जो थे वो अनेक घरेलू कार्य भी करते थे। और एक टैक्स भी इनसे लिया जाता था, एक कर इनसे लिया जाता था इन स्वतंत्र किसानों से, उसे कहते हैं टेली, जिससे कि प्रत्यक्ष कर था ये। हालांकि ये जो कर था ये नियमित रूप से नहीं लिया जाता था, ये कभी कभी जिस साल के अंतराल के बाद, 2 साल के अंतराल के बाद लिया जाता था, लेकिन एक तरह का टैक्स भी इन पर ये लगता था। अब बात करें सर्फ या बंधक कृषकों की, जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरा विभाग है सर्फ या बंधक कृषक। इसमें लॉर्ड की भूमि पर ही कृषि करते थे। खास बात क्या है दोस्तों इसमें अंतर, कि इनके पास खुद की भूमि नहीं थी, ये अपने लॉर्ड जो हुआ करता था उनकी भूमि पर ही खेती का कार्य करते थे। और एक तरह से इनकी जो स्थिति थी वो दासों जैसी स्थिति थी। थोड़ा सा ये जो स्वतंत्र किसान थे उससे नीचे स्तर के किसान हुआ करते थे, क्योंकि जो स्वतंत्र किसान थे उनके पास खुद की भूमि हुआ करती थी और वो एक अपने लॉर्ड के काश्तकार के रूप में काम करते थे, लेकिन इनके पास तो खुद की भूमि भी नहीं होती थी और लॉर्ड की भूमि पर ही ये खेती किया करते थे। इसके अलावा इन्हें भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता था, इन्हें किसी तरह की मजदूरी का भुगतान नहीं होता था, तो दास जैसी स्थिति इनकी हुआ करती थी। इसके अलावा जो लॉर्ड का एकाधिकार, उसकी आज्ञा के बिना जागीर छोड़ने का प्रतिबंध था। इनके पूरे जीवन पर, इनका जो पूरा का पूरा जीवन है वो उनके लॉर्ड के अधीन होता था और इनको उसकी आज्ञा के बिना जागीर छोड़ने पर प्रतिबंध था, वो उसकी जागीर छोड़ नहीं सकते थे उसकी आज्ञा के बिना। अन्य प्रतिबंधों की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए लॉर्ड की ये इनके जीवन के जो दिन प्रतिदिन के काम होते थे उन पर भी लॉर्ड का अधिकार होता था, वो भी एक तरह से लॉर्ड की आज्ञा के बिना वो कार्य नहीं कर सकते थे। तो जैसे हम देखें कि लॉर्ड की चक्की से ही वो आटा पीस सकते थे, अगर उन्हें आटा पीसना होता था लॉर्ड की चक्की से ही वो कर सकते थे। इस तरह के छोटे छोटे प्रतिबंध उन पे हुआ करते थे। वो लॉर्ड के तंदूर से ही रोटी सेक सकते थे, उसकी आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकते थे। अगर वो उसकी आज्ञा के बिना विवाह कर भी लेते थे तो उन्हें कई तरह के शुल्क देने होते थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो ये सर्फ था या बंधक कृषक थे, इनका जीवन एक दास के समान हुआ करता था। तो 2 तरह के कृषक हुआ करते, स्वतंत्र कृषक और बंधक कृषक। अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न है, फ्रांस में 12वीं सदी में विकसित कैथेड्रल नगरों पर प्रकाश डालिए। कैथेड्रल नगर किस प्रकार के होते थे? आपको पता है फ्रांस में 12वीं सदी में कई तरह के मठ बने थे, उन्हें हम कहते थे कैथेड्रल, और इनके आसपास जो जमीन, आसपास जो जनसंख्या विकसित हो जाती थी उसे कहा जाता था कैथेड्रल नगर। तो देखते हैं इसका उत्तर। याद रखिए फ्रांस में मुख्य रूप से कब इनका ये आते हैं, 12वीं सदी में। फ्रांस में 12वीं सदी में जो निर्मित चर्च हैं उन्हें हम कहते हैं कैथेड्रल। ये जो मठ थे इन्हें कहा जाता था कैथेड्रल, और ये मुख्य रूप से जो मठ हुआ करते थे उनकी ही जागीर या उनकी भूमि हुआ करती थी। आपको अपने उत्तर में क्या लिखना है, 12वीं सदी लिखना है। फ्रांस में 12वीं सदी की व्यवस्था है ये, और ये निर्मित चर्च, ये चर्च थे एक तरीके के। इनके निर्माण में समाज के अलग अलग वर्गों का योगदान, याद रखिए इनके जो निर्माण होता था उसमें समाज के लगभग सभी वर्ग इनका अपना योगदान देते थे मुख्य रूप से। तो अलग अलग तरह की जो जनसंख्या थी, यहाँ जो जनसंख्या विकसित होती थी उसमें किसी एक तरह के वर्ग नहीं था, केवल पादरी वर्ग नहीं था, कोई धर्मोपदेश देने वाला वर्ग नहीं था, बल्कि हर तरह के वर्ग के लोग इनके आसपास जनसंख्या विकसित हो जाती थी। ये विशाल और निर्माण में ये बहुत विशाल हुआ करते थे और इनके निर्माण में बहुत से अनेक वर्ष लगते थे। निर्माण के दौरान क्या होता था, जैसे बहुत ज़्यादा समय इनके निर्माण में लगता था तो एक घनी आबादी इनके आसपास विकसित हो जाती थी और एक तरह से तीर्थ का काम भी ये करते थे। परिणाम स्वरूप इसके आसपास जो नगर विकसित होते थे उन्हें कहा जाता था कैथेड्रल नगर। याद रखिए इन कैथेड्रल चर्चों के आसपास जो जनसंख्या
जो छोटे मोटे नगर विकसित होते थे उन्हें ही कैथीड्रल नगर कहा जाता था। और कैथीड्रल का वास्तु अगर हम देखते हैं तो किस तरह की था, एक तरह से इनमें बहुत बड़ा एक हॉल हुआ करता था, बहुत बड़ा एक ये सभागार हुआ करता था जिसमें कि सब लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते थे और इसमें ऊंचे ऊंचे कंगूरे टाइप की चीज़ें बनी होती थी। तो वहाँ पर इसलिए बनाए जाते थे बड़े हॉल ताकि पादरी की जो आवाज़ थी जब प्रार्थना की जाती थी सामूहिक, तो पादरी की आवाज़ सभी को आसानी से सुनाई दे सके। और इसके अलावा प्रार्थना के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए बड़ी बड़ी घंटियाँ इसमें लगाई जाती थी ताकि प्रार्थना के समय लोगों को आमंत्रित किया जा सके। इसके अलावा इसकी सजावट के लिए अभिरंजित कांच से सज्जित कई तरह की खिड़कियां हुआ करती थी और एक तरह से इन जो खिड़कियां थी और इनको कांच से सजाया जाता था और उनके ऊपर बाइबल के दृश्य होते थे और उस दृश्य को देखकर एक तरह से मान सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति भी बाइबल के बारे में समझ सकता था। तो बहुत ही सुंदर दृश्य विकसित होता था और ऐसा माना जाता है कि जब सुबह के समय इन कांच से जो सूर्य की रोशनी छनकी आती थी वो पूरे कैथेड्रल में रोशनी करती थी और रात के समय जो इसमें जो मोमबत्तियाँ जलती थी उससे वो बाहर का जो दृश्य, इनका जो अंदर का जो दृश्य था बहुत ही जगमगा उठता था, एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता था उससे। तो इस तरह का इनका वास्तु हुआ करता था। अब दोस्तों हम लेंगे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न, वही बात मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि यहाँ हम जो निबंधात्मक प्रश्न ले रहे हैं उसमें आपको मुख्य बिंदु दिए होते हैं। आपको केवल मुख्य बिंदुओं को हम समझाते हैं यहाँ पर, बाकी जो है आपको अपनी पेन कॉपी लेके रखना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में तो वो चीज़ें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो नोट कर लें आप, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप उन बिंदुओं को नोट कर सकते हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। लेकिन उत्तर लेखन की जो शैली है, जो तरीका है, वो आपका अपना होगा। आप चाहें तो उसे बिंदुवार लिखें, चाहें तो उसे पैराग्राफ वाइज लिखें, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, सामंती व्यवस्था के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन किया था कि सामंती व्यवस्था जो थी वो उसका पतन किस तरह से होता है। तो 14वीं शताब्दी में आखिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी परंपराएं विकसित होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनकी वजह से सामंतवाद का पतन का रास्ता प्रशस्त होता है। तो कौन कौन से संकेत थे वो यहाँ पर हमने एक बार पहले इनको 4 बिंदुओं को आपको अपने उत्तर में शामिल करना है। एक तो था कि एक चौथा वर्ग विकसित होता है। जो 3 वर्ग थे, हमने देखा था कि जो 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग जो था, इसके अलावा अभिजात वर्ग था और एक जो कृषक वर्ग हुआ करते थे, उनके जो उन तीनों की वजह से, उनके आपसी संबंधों की वजह से मध्यकालीन यूरोप में एक सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई थी। लेकिन उन तीनों वर्गों के अतिरिक्त एक चौथा वर्ग भी विकसित होता हुआ दिखाई देता है, वो था नगर और उनके निवासी। और यही जो चौथा वर्ग था, इसी ने सामंतवाद के लिए उसके पतन की ओर रास्ता हमें प्रशस्त किया था। दूसरा जो बिंदु आपको शामिल करना है वो है 14वीं सदी का संकट। जो आर्थिक प्रगति की जो धीमी रफ्तार थी उसके क्या कारण थे उसके बारे में आपको लिख देना है। वो 14वीं शताब्दी में आकर जो आर्थिक प्रगति की, यूरोप में आर्थिक प्रगति की रफ्तार धीमी हो गई थी, इसकी वजह से जो इनके आपसी संबंध थे तीनों वर्गों के, वो प्रभावित हुए थे और उन्हीं की वजह से सामंतवाद पतन की ओर बढ़ा था। इसके अलावा जो तीसरा बिंदु शामिल करना है वो था सामाजिक असंतोष। जो कृषक थे उनमें किस तरह के सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो गया था, जो विशेषकर जो तीसरा वर्ग था, और उसने किस प्रकार हिंसक प्रतिरोध किया था। अपने जो जागीरदार हुआ करते थे, उन्होंने कोशिश, जब ये आर्थिक संकट जब उत्पन्न हुआ यूरोप में 14वीं शताब्दी में, तो जागीरदारों ने या जो सामंत थे उन्होंने कोशिश की कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसे पुनः लागू करने का प्रयास उन्होंने किया। परंतु यहाँ पर जो कृषक थे, जो किसान थे, उन्होंने इसका बहुत हिंसक प्रतिरोध किया था। हालांकि उनके विद्रोह दबा दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये संकेत मिल गए थे कि अब पुरानी जो सामंतवादी व्यवस्था है उसे अब उनके ऊपर लादा नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण परिणाम, एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत जो सामंतवादी व्यवस्था के अंत की ओर इशारा करता है वो है राजनीतिक परिवर्तन। कुछ ऐसे राजनीतिक परिवर्तन इस काल में, इस 14वीं शताब्दी में हमें दिखाई देते हैं जिनकी वजह से सामंतवाद धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। विशेषकर इसमें हम देखेंगे नए शासकों का जो उदय हुआ उसकी वजह से सामंतवाद का पतन हुआ। एक एक करके इन बिंदुओं पर आप बात कर सकते हैं कि जो चौथा वर्ग था उसका उदय हुआ था। इसमें हम देखते हैं कृषि विस्तार और जनसंख्या की वजह से कृषि विस्तार होता है। कृषि में नई नई तकनीक आने से कृषि का विस्तार होता है, कृषि उत्पादन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ने से व्यापार और नगरों का विकास होता है। इसके अलावा जो 11वीं सदी में कृषि का विस्तार होने से कृषि आधिक्य से बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ये सक्षम हो जाता है, ये वर्ग मुख्य रूप से। और जब ये कृषि आधिक्य है, इसे बेचने के लिए वो बिक्री केंद्र पे जाते हैं और उस बिक्री केंद्र के आसपास जो छोटे मेले और त्यौहार विकसित होते हैं, उनकी वजह से वहाँ पर ऐसे जनसंख्या विकसित हो जाती है जो नगरों का लक्षण लिए होते हैं। इसकी वजह से कई छोटे छोटे नगर विकसित हो जाते हैं जो कि चौथे वर्ग के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक जर्मन कहावत का उल्लेख भी आप अपने उत्तर में कर सकते हैं कि जो नगर की हवा होती है वो स्वतंत्र बनाती है, नगर का जो वातावरण होता है वो व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो कृषक थे वो भाग करके, वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए भाग करके नगरों में चले जाते हैं और
और नगरों में वो एक अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और नगर की जो जनसंख्या थी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। इसके अलावा नगर की जो चौथा वर्ग था उसका उदय होता है और उसमें कौन कौन से वर्ग शामिल हैं। एक तो जो अकुशल श्रमिक हमने बताया, जो ये कृषक भाग कर चले जाते थे नगरों में, वो थे। इसके अलावा दुकानदार हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे और वकील जो थे, ये सभी मिलकर इस चौथे वर्ग का निर्माण करते थे और यही वर्ग बाद में मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक श्रेणी व्यवस्था भी विकसित हो गई थी। इन श्रेणियों की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी। इसकी वजह से जो नए अमीर थे, ये व्यापारी थे, इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया था और जब इनके पास पैसा आ गया था तो एक तरह से इन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया था और इन्होंने कहीं ना कहीं जो सामंत थे, जो जमींदार थे, जमींदार हुआ करते थे, उनको, उनकी शक्ति को इन्होंने चुनौती देना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद बात करें 14वीं सदी का जो संकट था उसके बारे में। एक आर्थिक विस्तार की धीमी रफ्तार, जो दूसरा बिंदु आपको शामिल करना, पहला बिंदु आपको लिखना है चौथे वर्ग का उदय और किस चौथे वर्ग के उदय ने किस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया, अंत का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद दूसरा जो बिंदु लेना है आपको अपने उत्तर में, वो है 14वीं सदी का संकट। जो आर्थिक वृद्धि की जो रफ्तार थी वो काफ़ी धीमी हो गई थी, उसकी वजह से इन तीनों ही वर्गों के जो संबंध थे किस तरह से प्रभावित हुए थे और उसकी वजह से सामंतवाद का अंत हुआ था। इसके प्रमुख कारक, इसमें आपको 3 प्रमुख कारक शामिल करने हैं। एक तो जो जलवायु में परिवर्तन हुए उनको शामिल आपको करना है। इसके अलावा धातु मुद्रा में कमी आ गई थी। हमने देखा था कि सर्बिया और ऑस्ट्रिया के अंदर चांदी की काफ़ी कमी हो गई थी, इसकी वजह से धातु की मुद्रा भी कम होने लगी थी। इसकी वजह से जो मुद्रा अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी प्रभावित हुई थी। और किस प्रकार कोशिश, जो सामंत थे उन्होंने किस प्रकार इसकी वजह से कोशिश की, जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लादने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर कृषकों के जो विरोध होता है, प्रतिरोध होता है, हिंसक प्रतिरोध होता है, उसकी वजह से ये पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके अलावा जो एक प्लेग महामारी का जो संकट आया था उसने किस प्रकार पूरी यूरोप की जनसंख्या को समाप्त कर दिया था, उसकी वजह से मजदूरी की दरें बढ़ गई थी और उत्पादन काफ़ी कम हो गया था। तो जलवायु परिवर्तन में हम शामिल कर सकते हैं कि विशेषकर उत्तरी यूरोप में 13वीं शताब्दी की बात करेंगे तो ठंड का एक बार फिर ठंड का दौर आ गया था इसके, और इसके परिणाम ये निकले कि जो पैदावार थी वो बहुत ही, पैदावार के जो मौसम थे वो छोटे हो गए थे, इसकी वजह से पैदावार समाप्त कम हो गई थी और जो फार्म प्रतिष्ठान हुआ करते थे बड़े बड़े वो भी समाप्त हो गए थे। और इसकी वजह से जो करों में कमी आ गई थी, जो कर मिलते थे राजा को या अभिजात वर्ग को जो कर मिलते थे उनमें काफ़ी कमी आ गई थी और पशुओं के लिए चारा भी कम हो गया था, इसलिए पशुओं की जनसंख्या भी बहुत कम हो गई थी। दूसरा जो कारण था वो था धातु मुद्रा में कमी। धातु मुद्रा ही नहीं, हमने देखा ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी के उत्पादन में कमी आ गई थी, इसकी वजह से जो मुद्रा में भारी कमी आई और व्यापार इससे बहुत प्रभावित हुआ और जो खासकर मुद्रा अर्थव्यवस्था है वो उसको काफ़ी बड़ा संकट उसके लिए उत्पन्न हो गया। इसके अलावा प्लेग महामारी का संक्रमण, एक बड़ा संकट 14वीं शताब्दी में आया और इस बड़े संकट ने, एक महामारी ने जिसको हम प्लेग के नाम से जानते हैं, इसका वैसे वास्तविक नाम ब्यूबोनिक प्लेग था, ब्लैक डेथ कहा जाता है। इसकी वजह से यूरोप की लगभग 20 से 40% जनसंख्या जो थी वो समाप्त हो गई थी और उससे प्रभावित हुई थी। और इससे जो नगर, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो इलाके थे उसमें जो बंद समुदाय थे और नगर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इनकी जनसंख्या काफ़ी कम हो गई थी। इसकी वजह से मजदूरी की दरें हम देख रहे हैं, इसके परिणाम ये निकले कि एक आर्थिक मंदी का माहौल उत्पन्न हो गया था और सामाजिक विस्थापन होना शुरू हो गया था। यानी जो शहरों में रहने वाला वर्ग था वो भाग करके गाँवों की तरफ बढ़ने लग गया था। इसकी जनसंख्या में कमी से मजदूरों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई थी और कृषि उत्पादन में एक असंतुलन पैदा हो गया था यहाँ पर, और कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आई, मजदूरी की दरों में वृद्धि हो गई। इसके बाद हम अगला कारण देखते हैं। इसमें तीसरा जो बिंदु है सामंतवाद के पतन के लिए जिम्मेदार, वो है सामाजिक असंतोष। तो देखते हैं कि मजदूरी की दरों में जो वृद्धि हो गई थी, कृषि में जो संकट आया था उसकी वजह से जो लॉर्ड हुआ करते थे उनकी आमदनी में कमी हो गई थी। तो लॉर्डों ने क्या किया, जो पुरानी व्यवस्था थी क्योंकि इनकी आमदनी में कमी आ गई थी, तो इन्होंने कोशिश की कि जो पुरानी सामंतवादी व्यवस्था थी, पुरानी जो मुद्रा के विपरीत जो अर्थव्यवस्था थी, पुरानी अर्थव्यवस्था, उसे लादने का प्रयास किया। और हम देखते हैं कि जो विशेषकर जो कृषकों ने इसका विरोध किया और काफ़ी जगह पर इसका हिंसक विरोध भी उन्होंने किया, कई विद्रोह भी किसानों के हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो शिक्षित और समृद्ध जो किसान थे उन्होंने ये विद्रोह किया था और इसके परिणाम ये हुए कि अब इस बात से स्पष्ट हो गया कि जो पुरानी सामंतवादी व्यवस्था है वो अब दोबारा लादी नहीं जा सकती और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था को पलटा नहीं जा सकता। यानी नई अर्थव्यवस्था जो थी, मुद्रा की अर्थव्यवस्था, उसे आप किसी भी हालत में पलट नहीं सकते। और इसमें जो अगला जो लास्ट बिंदु, आपको चौथा बिंदु शामिल करना है, वो है राजनीतिक परिवर्तन। तो किस तरह से राजनीतिक जो परिवर्तन आए, जो नए शासकों का उदय हुआ, उसने सामंतवाद का पतन किस तरह से किया।
तो राजनीतिक विकास जो था इस समय का पूरा राजनीतिक विकास वो सामाजिक और आर्थिक विकास से प्रभावित हुआ था। जो आर्थिक और सामाजिक जो बदलाव आ रहे थे उन्होंने राजनीति को भी प्रभावित किया। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो व्यापार वाणिज्य और जो नगरों का विकास हुआ था उसकी वजह से जो शासक वर्ग था उसका ध्यान भी अब नगरों की तरफ बढ़ा, वो नगरों का विकास करने में लग गए थे, व्यापारियों को प्रोत्साहन देने लगे थे। तो इस तरह से पूरी राजनीतिक व्यवस्था जिसका केंद्र बिंदु अभी तक सामंत हुआ करते थे, भू नियंत्रण हुआ करता था, वो वहाँ से हटकर इस तरफ नगरों की तरफ आ गया। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक, खास बात थी इन यूरोपीय शासकों ने क्या किया, 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपनी सैनिक और वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया मुख्य रूप से। और यही कारण था क्योंकि अभी तक उनकी जो पूरा निर्भरता थी वो सामंतों पर थी, लेकिन अब नगर और व्यापारिक वर्ग का उदय हो जाने से क्या हुआ, उनके जो सैनिक, उन्हें अब स्थायी सेना रखने में वो सक्षम हो गए क्योंकि उन्हें व्यापारियों से बहुत पैसा मिलता था और वित्तीय रूप से वो एक सक्षम हो गए थे। इसी वजह से सामंतवाद को प्रश्रय देना उन्होंने बंद कर दिया। हम यहाँ कुछ नए शासक वर्ग का उदय, यही वो शासक वर्ग है जो नया शासक वर्ग है, जो पुरानी व्यवस्था के आधार पर नहीं, जो सामंतों को पालता नहीं है बल्कि एक नई व्यवस्था को जन्म देता है। तो नए शासक वर्ग का उदय होता है। कुछ शासकों के आपको नाम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रांस के लुई 11वें का नाम आप लिख सकते हैं, इंग्लैंड के हेनरी 7 का नाम आप लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो नए शासक थे इन्होंने स्थायी सेना रखना शुरू किया, नौकरशाही, एक स्थायी नौकरशाही भी इनके पास रहने लगी और एक राष्ट्रीय कर प्रणाली भी इन्होंने स्थापित कर दी। इसके अलावा समुद्र पार जो व्यापार था उसका विस्तार भी इन्होंने काफ़ी किया। इसकी वजह से संभावनाएं बढ़ी। इसकी मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे पहले जो समुद्र पार व्यापार था उसको सबसे पहले प्रोत्साहन दिया। बाद में इसमें जो बाकी यूरोपीय देश थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे। इसके अलावा 12वीं और 13वीं सदी में होने वाले सामाजिक परिवर्तन इन शासकों की सफलता के प्रमुख कारण माने जाते हैं। विभिन्न कारणों से सामंतों पर राजाओं की निर्भरता कम होती गई, हम ये देख लेते हैं। सामंतों और अभिजात वर्ग के प्रभाव में कमी इस वजह से हमें दिखाई देती है। और अभिजात वर्ग ने हालांकि इसका बहुत प्रतिरोध किया था, अपना जो उनका जो पुरानी प्रतिष्ठा थी उसको बचाने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। कई राजाओं के प्रति इन्होंने विद्रोह भी किए, लेकिन राजाओं ने इन विद्रोह का दमन कर दिया। तो जब इनका विद्रोह का दमन कर दिया गया तो इस अभिजात वर्ग ने कोशिश की कि वो नागरिक सेवाओं में, जो प्रशासनिक और नागरिक सेवाएँ हैं, उनमें स्थान प्राप्त करने में ये काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन ये आया कि जो राजा के दरबार हुआ करते थे, राज दरबार हुआ करते थे, उनमें अब व्यापारी और साहूकार थे उनको भी अब उनमें स्थान दिया जाने लगा, क्योंकि नगर की जनसंख्या में उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और वो राजा को अपनी सेना के खर्च के लिए, अपने व्यापार के खर्च के, अपने राज्य के खर्च के लिए काफ़ी धन मुहैया कराते थे। इसलिए दरबार में व्यापारियों और साहूकारों का अस्तित्व अब हम देखते हैं। एक तरह से एक नया वर्ग हमें सामने आता है और इस तरह से ये पूरी जो राज व्यवस्था थी वो कैसी हो गई थी, पूरी राजनीतिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो गई थी और गैर सामंती हो गई थी, यानी सामंतवाद के दिन अब लद गए थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि इन 4 प्रमुख कारणों से सामंतवाद के अंत की शुरुआत हो गई थी और वो अंतिम सांसें ले रहा था। तो दोस्तों, आज हमने अध्याय 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ली है और अब जो हम आगे के भाग में अध्याय 7 जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक क्या ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने आधुनिक काल की नींव रखी। और हम मुख्य रूप से हमारा जो फोकस होगा, हमारा जो पूरा ध्यान होगा वो केंद्रित होगा पुनर्जागरण पर। तो ये पुनर्जागरण आखिर क्या होता है, आप जब तक हम आगे का अध्याय शुरू करते हैं आप अपनी पुस्तक में पढ़िए, आप कहीं से भी जानकारी प्राप्त कीजिए, गूगल कीजिए, पता कीजिए कि आखिर पुनर्जागरण होता क्या है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।